हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार सीईटी एग्जाम के लिए साइंस की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। और हम बात कर रहे थे बहुलक टॉपिक के ऊपर, यानी पॉलीमर के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था कल लास्ट क्लास के अंदर कि बहुलकों के प्रकार कितने हैं। तो बहुलकों के प्रकार बताए गए थे प्राकृतिक, संश्लेषित और अर्ध संश्लेषित, जिसके अंदर अपन ने प्राकृतिक बहुलक के बारे में बात स्टार्ट करी थी। अब प्राकृतिक बहुलक के अंदर मैंने समझाया था कि ऐसे बहुलक जो सीधे होते हैं या सीधे प्राप्त होते हैं, किससे? प्रकृति से। अब एग्जाम्पल है, प्राकृतिक रबर ले लो, स्टार्च ले लो, रेजिन ले लो, सेल्यूलोज ले लो, ये सभी इसके एग्जाम्पल थे। उसके बाद अपन ने प्राकृतिक रबर का जो है पूरा का पूरा एनालिसिस किया था, जो एक पेड़ से मिलता है, जिसे अपन उस द्रव को कहते हैं रबर सीड या लेटेक्स, और उसके अंदर होता है आइसोप्रीन। इस आइसोप्रीन का फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड C बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH2। इस आइसोप्रीन का बहुलीकरण यानी पॉलीमराइजेशन होने के बाद में बनता है आपका पॉली आइसोप्रीन। क्या बनता है? पॉली आइसोप्रीन, और जिसे अपन प्राकृतिक रबर कह रहे हैं। ठीक है, फिर इस प्राकृतिक रबर के अंदर क्या होता है बेसिकली कि ये थोड़ा सा प्रत्यास्थ कम होता है, इसकी तनन क्षमता कम होती है, इसलिए हम इसको यूज में नहीं ले सकते, या परिष्कृत उत्पाद जो है वो इसके नहीं बनाए जा सकते। इस वजह से हम क्या करते हैं कि इसकी तनन क्षमता और प्रत्यास्थता बढ़ाने के लिए इसके अंदर सल्फर डालते हैं। तनन क्षमता आप समझते होंगे, खींच करना है ना, खींचने की क्षमता, उसको प्रत्यास्थ यानी उसको मोड़ने की क्षमता, वो जो है उसके अंदर क्या हो जाती है, कम होती है। तो उसमें सल्फर डाला जाता है, और सल्फर डाल करके जब गर्म किया जाता है तो इस प्रोसेस को कहा जाता है वल्कनीकरण या वॉल्केनाइजेशन। और यह आरएएस मेंस का क्वेश्चन है, यह आरएएस मेंस में पूछा गया है कि प्लीज डिफाइंड अबाउट द वॉल्केनाइजेशन, यानी कि वल्कनीकरण जो प्रक्रिया है उसके बारे में समझाइए। तो वहां ये लिख करके आना था, इसलिए मैं ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर करवा रहा हूं ताकि आपका आरएएस लेवल तक का कंटेंट कंप्लीट हो। बाद में इसके बारे में बताया था कि इस प्रकार का जो रबर तैयार हुआ जिसमें सल्फर मिला हुआ था, तो उसको कम घिसने वाला और मजबूत और कठोर जो है अधिक प्रत्यास्थ था ये। इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। तो मैं उससे पहले बताना चाहूँगा, यदि आप लोग हमारे नौकरी प्रोजेक्ट में जुड़ना चाहते हैं तो हमारे जो स्क्रीन है उसके ऊपर देखिए एक नंबर चल रहा है 7073153937 पर मैसेज करिए और आपको संपूर्ण तरीके से जानकारी दे दी जाएगी। साथ ही साथ उसका पूरा वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, जिसके अंदर मैंने पूरा समझाया है कि व्हाट इज द माय ड्रीम प्रोजेक्ट इज नौकरी प्रोजेक्ट, और सिलेक्शन की बात परवीन सर के साथ में, और उसमें आपको सब चीजें समझाई गई थी। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं संश्लेषित बहुलक के साथ। तो आप टॉपिक डालेंगे अपने दूसरे टाइप के बारे में, कौन सा है? संश्लेषित बहुलक। संश्लेषित बहुलक, ठीक है। अब ये संश्लेषित बहुलक है क्या? तो मानव के द्वारा जो निर्मित है, जिसे अपन ने खुद बनाया है, कृत्रिम रूप से जिसका निर्माण किया गया है, आर्टिफिशियल पॉलीमर्स इनको कहते हैं। बहुलक जो आपने अपने हाथों से कृत्रिम रूप से आपने बनाए हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं? संश्लेषित बहुलक कहते हैं, यानी कि मानव निर्मित बहुलक, मानव निर्मित बहुलक कृत्रिम या संश्लेषित बहुलक, संश्लेषित बहुलक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि इसके एग्जाम्पल अगर देखें किसके? संश्लेषित बहुलक के, तो पहला आप क्या आ जाता है, जैसे कि कृत्रिम रेशे, ठीक है। उसके बाद में आपका पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो अभी मैं आगे समझाने वाला हूँ। पीवीसी आप जो पाइप देखते हैं ना आजकल अपने घरों के अंदर, जहाँ पहले नलों के लिए अपन लोहे के पाइप यूज किया करते थे, आज उसी जगह अपने घर में जब भी नल फिटिंग होती है तो आप वाइट कलर का एक पाइप लेकर के आते हो, और वो पीवीसी पाइप ही होते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपका संश्लेषित रबर, आपने प्राकृतिक रबर को समझा था, और
अब अपन समझेंगे संश्लेषित रबर को, यानी जो मानव निर्मित रबर है। फिर आपका पॉलीथीन, तो आप जानते ही हैं पॉलीथीन जो थैली होती है ना, वो सब पॉलीथीन ही तो है, और उसको बैन करने की भी बात की गई थी और उसका रूल भी आ चुका है, आपने देखा होगा 1 जुलाई से। ठीक है, तो ये आपका पॉलीथीन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके अलावा आपके नायलॉन, तो आपने रस्सियाँ देखी होगी अपने घर पे, नायलॉन की रस्सियाँ। ठीक है, इसके अलावा पॉलिस्टर, तो ये तो एक कपड़ा आता है, पॉलिस्टर कपड़ा आता है ना, तो वो सभी इसी के एग्जाम्पल है, तो पॉलिस्टर आदि। ठीक है, तो संश्लेषित बहुलक यानी कि मानव निर्मित जो बहुलक है उन्हें अपन कृत्रिम या संश्लेषित बहुलक कहते हैं, जिसके एग्जाम्पल है कृत्रिम रेशे हैं, पीवीसी है, संश्लेषित रबर है, पॉलीथीन है, नायलॉन है, पॉलिस्टर है, ये सभी। अब किसी के दिमाग में आ रहा हो अगर कि सर आपने कृत्रिम रेशे लिखवाए हैं ना, मुझे एक कृत्रिम रेशे का नाम बता दो ना, मेरे उस एग्जाम में मैंने देखा है। अच्छा देखा है बेटा, चल देख तुझे लिखवा देता हूँ, 1 मिनट। तो तूने कृत्रिम रेशे का नाम देखा है, चलो मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ। तो आप लिखेंगे कि कृत्रिम रेशे। ठीक है, तो कृत्रिम रेशों के आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे कि आपका सबसे पहले एग्जाम्पल आता है नायलॉन 66। ठीक है, ये कृत्रिम रेशे का उदाहरण है। फिर आपके आ जाता है टेरिलीन। ठीक है, एक है टेरिलीन। उसके बाद में आपके एग्जाम्पल आ जाता है रेयॉन। तो ये इस कृत्रिम रेशे के उदाहरण है। ठीक है, तो संश्लेषित बहुलक के अंदर कृत्रिम रेशों के उदाहरण आपको याद रखने हैं, क्योंकि सीधा सीधा सा क्वेश्चन आता है आपके, ज़्यादा कोई ऐसे डीप में आपसे नहीं पूछने वाले कि इसके बारे में बताऊं उसके बारे में, सीधा पूछ लेते हैं टेरिलॉन किसका एग्जाम्पल है। तो ये संश्लेषित बहुलक का उदाहरण है और संश्लेषित बहुलक के अंदर ये एक कृत्रिम रेशा होता है। अब अपन इस नायलॉन 66, टेरिलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर, पॉलीथीन, इन्हीं की बात करने वाले हैं। आप सबसे पहले अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे, पहला जो अपन कृत्रिम रेशा यूज करने वाले हैं जिसकी डिटेल में बात करेंगे वो है आपका नायलॉन 66, यानी नायलॉन 66 के बारे में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। ये जो नायलॉन 66 है, इसका नाम ये कैसे आया है, इसका मोनोमर क्या, जो इसका अपना मोनोमर है, एकलक है, वो क्या होता है, इसका पॉलीमर बनने के बाद में क्या उपयोग है, सब चीज़ें बताने वाला हूँ। तो नायलॉन 66 में आप लिखेंगे कि यह एडिपिक, क्या एडिपिक अम्ल कार्बन, इसमें कितने कार्बन होते हैं, एडिपिक अम्ल में 6 कार्बन होते हैं, तथा दूसरा आपके आ जाता है हेक्सा मैथिलीन डाईएमीन। ठीक है, क्या आ जाता है दूसरा एग्जाम्पल, हेक्सा मैथिलीन डाईएमीन। उसके अंदर भी आपके कितने कार्बन होते हैं, तो उसमें भी आपके 6 कार्बन होते हैं। तो इन 6 कार्बन के संघनन से, संघनन यानी कि कंडेंसेशन, ठीक है, मतलब मिलाना, उसको ठंडा करके मिलाना, तो संघनन से बनता है। अतः इसे नायलॉन 66 कहते हैं। ठीक है, तो ये जो नायलॉन 66 है ये किससे मिलकर बनता है, तो ये एडिपिक अम्ल जो कि 6 कार्बन का कंपाउंड है एक, और इसका फॉर्मूला बताने वाला हूँ, और हेक्सा मैथिलीन डाईएमीन, ये आपको जो है 2 आपके कंपाउंड है, एक है एडिपिक अम्ल, एक है हेक्सा मैथिलीन डाईएमीन, और ये दोनों के दोनों 6 कार्बन के हैं और इनके फिर संघनन से बनता है नायलॉन 66। अब आप देखेंगे कि क्या होता है एडिपिक अम्ल और क्या होता है आपका हेक्सा मैथिलीन डाईएमीन।
तो एडिपिक अम्ल का आप फॉर्मूला लिखेंगे OH बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH2 होल 4 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH। ठीक है, फिर इसके साथ में N टाइम्स तक हम किसको जोड़ते हैं, तो हेक्सामेथिलीन डाइएमीन यानी H बॉन्ड NH बॉन्ड CH2 होल 6 बॉन्ड NH2। ठीक है, और ये आपका जब मिलता है तब बनता है आपके क्या, नाइलॉन 66। ये जो अपने पास में दो कंपाउंड है, ये है OH बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH2 होल 4 बॉन्ड C डबल O बॉन्ड OH। ये है आपका एडिपिक अम्ल। ठीक है, डायरेक्ट कंपाउंड भी याद रखें कि ये एडिपिक अम्ल है। और ये जो है आपका, ये क्या है, तो ये है आपका हेक्सामेथिलीन। हेक्सा का मतलब आपको पता है ना, 6, तो मेथिलीन CH2 इसके अंदर कितने हैं, 6, और 2 एमीन है NH2 NH2, तो डाई एमीन। ये मैंने आपको IUPAC नामकरण के अंदर समझाया था। ठीक है, तो देखिए N टाइम्स तो अपन ले रहे हैं एडिपिक अम्ल। एडिपिक अम्ल का सूत्र क्या है, बोलेंगे मेरे साथ सभी, OH बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, फिर बॉन्ड CH2 होल 4 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, फिर बॉन्ड OH, और एक है आपका हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, जिसमें आपका क्या हो जाता है, N टाइम्स NH2 बॉन्ड CH2 होल 6 बॉन्ड NH2। ठीक है, और ये दोनों मिल करके जब अपने अभिक्रिया करते हैं, क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तो आपके क्या बनता है, तो नाइलॉन 66 बनता है। और नाइलॉन 66 का फॉर्मूला क्या है, तो बॉन्ड C डबल O बॉन्ड CH2 होल 4 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH बॉन्ड CH2 होल 6 बॉन्ड NH बॉन्ड, ये आपका N टाइम्स। ठीक है, क्या है, बॉन्ड C डबल O बॉन्ड CH2 होल 4 बॉन्ड C डबल O बॉन्ड NH बॉन्ड CH2 बॉन्ड NH बॉन्ड N टाइम्स तक ये, और इसके साथ में जब देखो भाई इधर से ये टूटा है, देखो ये बेसिकली यहाँ से टूटा है और कुछ नहीं हुआ, ये जो है यहाँ से ऐसे टूटा। ठीक है, फिर आपका ये जो NH और ये जो OH है, ये यहाँ से टूटा ऐसे। ठीक, तो ये वाला पूरा का पूरा भाग जाकर के इससे अटैच हो गया। ठीक, ये इधर वाले दोनों निकल गए। तो ये जो है आपके पास में देखो OH एक तो यहाँ से निकला, ठीक है, एक OH यहाँ से, एक H यहाँ से, और एक H इसका निकलता है। ठीक है, तो 2 OH और 2 H2 यानी कि टोटल 4 तो अपने हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन गायब है। तो वो जो गायब होते हैं वो यहाँ पर जल के रूप में अपने को निकलते हैं। कितने, जल के रूप में। तो ये NH2O, क्यों, क्योंकि भाई OH N टाइम्स यहाँ पे है ना, तो OH OH N टाइम्स यहाँ से निकले और 2 हाइड्रोजन N टाइम्स यहाँ से निकले, तो टोटल N2O यानी जल के अणु कितने बनेंगे, तो N बनते हैं। तो ये जो आपके सामने फॉर्मूला इतना बड़ा सा मैंने लिख दिया, ये फॉर्मूला आपके किसका है, तो ये है आपके नाइलॉन 66 का फॉर्मूला। किसका है, नाइलॉन 66। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो नाइलॉन 66 के एकलक यानी मोनोमर्स का नाम पूछा जाए तो आप कहोगे एडिपिक अम्ल जो 6 कार्बन का है, और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन वो भी 6 कार्बन का है। और इन दोनों का जब कंडेंसेशन किया जाता है यानी संघनन किया जाता है तो नाइलॉन 66 बनता है।
जिसमें कि एडिपिक अम्ल का फॉर्मूला क्या है, OH बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH2 होल 4 बॉन्ड C डबल O बॉन्ड OH, और हेक्सा मैथिलीन डाइएमीन का क्या है, तो NH2 बॉन्ड CH2 होल 6 बॉन्ड NH2, और इन दोनों का जब कंडेंसेशन किया जाता है, संघनन किया जाता है, तो बनता है बॉन्ड C डबल O बॉन्ड CH2 होल 4 बॉन्ड C डबल O बॉन्ड NH बॉन्ड CH2 होल 6 बॉन्ड NH टाइम्स कितने n टाइम्स प्लस n, इसमें H2O यानी जल के अणु अपने को प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नाइलॉन 66 के उपयोग की, यानी ये क्या काम आता है। और वैसे आपको पता ही होगा नाइलॉन क्या काम आता है ना, टायर में, कपड़े में, रेसे में, रस्सियाँ बनाने में, अपने ब्रश जो है आप सुबह उठते ही जो ब्रश यूज करते हैं वो नाइलॉन का बना होता है। आप देखिएगा उसके जो रेसे होते हैं ना वो, और वो रेशा अब डिपेंड करता है कि आपने कितना अच्छा जो है ब्रश ले रखा है। जितना अच्छा ब्रश होगा उतना ही ज़्यादा मुलायम होगा आपका क्या, उसका ब्रश के जो दाने होते हैं ना, वो जो लगा रहता है प्लास्टिक जिसने नाइलॉन का बना होता है वो। ठीक है, चलिए तो अब आप इसके उपयोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे, उपयोग। चलिए तो नाइलॉन 66 के उपयोग लिखते हैं। तो सबसे पहला जो उपयोग आ जाएगा वो आ जाएगा आपके मशीनों में गियर। मशीनों के अंदर जो गियर होती है वो, और बेयरिंग बनाने में, जो बेयरिंग होती है ना वो बनाने में काम आता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और दूसरा जो इसका उपयोग है वो क्या है, तो इसका दूसरा उपयोग है टायर, कपड़े, रेसे, रस्सियाँ, ब्रश, रस्सियाँ, ब्रश आदि बनाने में। ठीक है, तो आपके नाइलॉन 66 के उपयोग क्या हो जाएंगे, मशीनों में गियर, बियरिंग ये बनाने में काम आता है, और टायर, कपड़े, रेसे, रस्सियाँ, ब्रश आदि ये सब बनाने में भी नाइलॉन 66 का यूज किया जाता है। ठीक है, तो नाइलॉन 66 आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट रेशे की, और वो है आपका टेरिलॉन। कौन सा आ जाएगा, तो टेरिलॉन। आप अपनी कॉपी में लिखेंगे टेरिलॉन। क्लियर है, जल्दी से आप लिख लीजिए। टेरिलॉन के बारे में अपन बात करेंगे। तो जो टेरिलॉन है, जिस प्रकार से नाइलॉन 66 आपके एडिपिक अम्ल और हेक्सा मैथिलीन डाइएमीन से बनता है, उसी प्रकार टेरिलॉन जो है वो एथिलीन ग्लाइकोल, जिसका मैं फॉर्मूला बताऊंगा, और टेरेथेलिक, जिसमें एडिपिक था उस जगह यहां पर क्या होगा, टेरेथेलिक। तो टेरेथेलिक अम्ल और एथिलीन ग्लाइकोल, इन दोनों के संघनन से टेरिलॉन नामक एक नया कृत्रिम रेशा प्राप्त होता है, और इस टेरिलॉन को ही डेक्रोन नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, डेक्रोन के नाम से भी जाना जाता है। तो आप टेरिलॉन के अंदर लिखेंगे कि यह एथिलीन ग्लाइकोल तथा टेरेथेलिक अम्ल के संघनन से प्राप्त होता
है। ठीक है, तो टेरिलोन जो है वो एथिलीन ग्लाइकोल और टेरेथिलिक अम्ल के संघनन से प्राप्त होता है। इसे डेक्रोन भी कहते हैं, डेक्रोन भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो टेरिलोन को जो है डेक्रोन भी कहते हैं। चलिए अब अपन टेरेथेलिक अम्ल और एथिलीन ग्लाइकोल को देख लेते हैं और उनका मिलन करवा देते हैं, यानी संघनन करवाते हैं और टेरिलोन बनाकर देखते हैं कि कैसे टेरिलोन बनेगा। चलिए, तो अब आप अपनी कॉपी में इसकी इक्वेशन लिख लेंगे। आप सोच रहे होंगे कि सर आप तो केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा डीप पढ़ा रहे हो। नहीं भाई, ये चीज़ें पूछी जा रही है, ये पूछी गई है इसलिए बता रहा हूँ, वरना मुझे कोई मज़ा नहीं आता है। आपको नहीं पढ़ना है तो आपकी इच्छा है ना, लेकिन मेरा काम है कि मैं आपको वो सब चीज़ें दूँ जो चीज़ एग्जाम में पूछी गई है, चाहे वो टफ हो चाहे आसान हो। मैं केवल आपको जो है आसान चीज़ें आपके सामने ला करके झूठा नहीं बना सकता कि लो बेटा तुम्हारा इतना स्कोर, अरे तुम्हारा हो जाएगा, और फिर एग्जाम में नहीं हो। नहीं, अपना टारगेट है कि बच्चे को वो सब चीज़ दी जाए जो टफ से टफ हो और आसान से आसान हो, ताकि वो एग्जाम के अंदर फोड़ कर आए। एक का ही सिलेक्शन हो, लेकिन होना सिलेक्शन चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम केवल फोटो लगाएं ऐसे ही फालतू की कि हो गया हो गया हो गया। किसका हो गया? अरे प्रूफ बताओ ना। ऑनलाइन दुनिया में आजकल सब फेक चल रही है। कई ऐसे लोगों को देख रहा हूं जिनके खुद के भाई साहब कोचिंग नहीं चलती है, यूं ही और डालते न्यूज के वीडियोज है और लिखते हैं हमारा सबसे ज़्यादा राजस्थान में हमने सिलेक्शन दी है। अरे भाई, न्यूज से सिलेक्शन होते हैं क्या? अजीब लोग हो यार। चलो भाई छोड़ो, अपने क्या करना, आपने पढ़ाने का काम है। देखिए बेटा, तो आपके पास में n टाइम्स अपन लेंगे क्या? टेरेथेलिक अम्ल लेंगे। क्या लेंगे? टेरेथेलिक अम्ल लेंगे, जिसका फॉर्मूला है OH बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड, या आपका आ जाएगा बेंजीन, ये लीजिए, और फिर वापस बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH। ठीक है, प्लस इसके साथ में NHO बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, जिसमें कि ये जो आपको दिख रहा है ना इतना बड़ा OH बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड बेंजीन बॉन्ड C डबल O बॉन्ड OH, ये है आपका टेरेथेलिक अम्ल। ये क्या है? टेरेथेलिक अम्ल है ये आपका। ठीक है, चलिए, और ये जो आपका है N टाइम्स ऑफ किसका? OH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, ये है आपके एथिलीन ग्लाइकोल। ये क्या है? एथिलीन ग्लाइकोल, ये है आपका एथिलीन ग्लाइकोल। समझ में आ गई बात? तो जब टेरेथेलिक अम्ल और एथिलीन ग्लाइकोल ये दोनों जब अपना मिलन करवाते हैं और इन दोनों के कंडेंसेशन से यानी संघनन से क्या बनता है? तो आपका बन जाता है टेरिलीन, यानी कि बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड बेंजीन बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड O बॉन्ड, और ये N टाइम्स कितने अणु हैं? ऐसे ऐसे N, प्लस जल के भी कितने हैं? तो N अणु H2O। ठीक है, इसे अपन टेरिलीन तो कहते ही हैं, साथ में इसे कहा जाता है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नाम टेरिलीन तो जो है आप इस रेशे का नाम दे रहे हो, लेकिन इस बहुलक का अगर अपन IUPAC के अकॉर्डिंग नाम देखें तो वो क्या है? पॉली एथिलीन, पॉली एथिलीन टेरेथेलेट। क्या है? पॉली एथिलीन टेरेथेलेट बहुलक। ठीक है, क्या नाम है? पॉली एथिलीन टेरेथेलेट बहुलक, जिसे अपन क्या कह रहे हैं?
तो इसे ही अपन कहते हैं टेरिलीन। क्या कहते हैं? टेरिलीन कहते हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर है? चलिए अब इस टेरिलीन के उपयोग की बात करते हैं। तो आप लिखेंगे उपयोग, उपयोग, ठीक है। चलिए तो इसके उपयोग की बात करते हैं। तो टेरिलीन के जो उपयोग हैं तो वो देखिए आप, कपड़े बनाने में इसका उपयोग होता है, नावों की जो पोल होती है वो बनाने में, नावों की पोल, पाली बन गया पोल, नावों की पोल है, आपके बेल्ट है, आपकी जो चुंबकीय टैप होती है, चुंबकीय टैप यानी मैग्नेटिक टैप, आपकी फिल्म आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, आदि बनाने में, ठीक है। तो टेरिलीन जो है उसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो कपड़े, नावों की पोल, बेल्ट, चुंबकीय टैप, फिल्म आदि बनाने में। तो टेरिलीन बेसिकली है क्या? तो एथिलीन ग्लाइकोल और आपके टेरेथैलिक अम्ल, इन दोनों का जब कंडेंसेशन किया जाता है, संघनन किया जाता है, तो हमें मिलता है टेरिलीन। इसे टेरिलीन का दूसरा नाम है डेक्रोन। क्या? डेक्रोन, ठीक है। टेरिथैलिक का फॉर्मूला क्या है? तो ये आपको बता ही दिया, OH बॉन्ड COO बेंजीन बॉन्ड COO बॉन्ड OH। और एथिलीन ग्लाइकोल का क्या है? तो OH CH2CH2OH। इन दोनों का जब अपने संघनन यानी कंडेंसेशन होता है तो बनता है आपका पॉलीएथिलीन टेरेथैलेट बहुलक, जो कि है बॉन्ड COO बॉन्ड बेंजीन बॉन्ड COO बॉन्ड O बॉन्ड CH2 बॉन्ड O टाइम्स ऑफ N। ये कितने टाइम्स लेना है अणु? N टाइम्स लेना है, प्लस NH2O, और जिसे अपन पॉलीएथिलीन टेरेथैलेट बहुलक यानी टेरिलीन कहते हैं। इस टेरिलीन के उपयोग क्या है? तो इसके उपयोग है कपड़े, नावों की पोल, बेल्ट, चुंबकीय टैप, फिल्म आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को टेरिलीन और नायलॉन 66 समझ में आया होगा, और अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। अब अपन मिलेंगे अगली क्लास के अंदर, जिसमें अपन रेयन और आगे के जो प्लास्टिक है उसके बारे में, फिर PVC के बारे में, और फिर आपके पॉलीस्टाइरीन वगैरह के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद में अपना ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ टेक केयर एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।